साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 20 की शुरुआत कर रहे हैं। आज का आगाज आज की शाम और हमारे देश के नाम और सीधा आप लाडलों के नाम जो मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से, और इस मिशन को हम सक्सेस बनाएंगे। आप सब लोग मिलकर आपकी मेहनत जो होगी वो बुलंदियों पर पहुंचेगी और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। बुकुर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, दो तीन चीजों को समझिए। बुकुर पुरस्कार मोस्टली रूप से यूके और आयरलैंड के देश के जो क्षेत्र है, यानी यूके के देश है या आयरलैंड जो देश है, उस क्षेत्र में साहित्य में कोई बहुत इंग्लिश भाषा में अगर कोई नॉवेल लिखा जाता है तो वो साहित्य में दिया जाता है। पहली बात तो बुकर पुरस्कार किसके लिए जाता है? साहित्य में। लेकिन ध्यान रखें, वो साहित्य किस भाषा में लिखा होना चाहिए? वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहां पर? कोलकाता के अंदर। ठीक है, 28 जनवरी 1835। 28 जनवरी 1835 को कोलकाता में पहली मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये प्रश्न तो सरल है, जॉर्ज वाशिंगटन। और आप ध्यान रखिए, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो है राजधानी, वाशिंगटन डीसी। किसकी? यूएसए की राजधानी। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये राजधानी है इसकी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बच्चे पूछते सर डीसी क्यों लगा? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की वजह से। ठीक है, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। उन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी बनी और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की क्या है? राजधानी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप साथियों, आप सबको पता, रावी नदी के तट पर वो सीन बड़ा महत्वपूर्ण है जो आज तक भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। एक चीज समझनी होगी, मगध राज्य और मगध का सीधा संबंध बिहार से है। उत्तर प्रदेश और बिहार का वो क्षेत्र जहां गंगा परिक्षेत्र देखने को मिलता है वो मगध क्षेत्र कहलाता है। और उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। लेकिन अब सोच रहे हैं गुरुजी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई, राजगृह का वर्तमान नाम क्या बन गया? राजगीर बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। ठीक है, तो मगध की क्या थी? राजधानी, प्राचीन मगध की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 6, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। एक बात ध्यान रखिए, लोक धन विधेयक का संबंध किससे है? आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110, पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक किसकी अनुमति से ही प्रस्तुत होगा? यहां पर ये ध्यान रखिए, लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं होगा, और लोकसभा अध्यक्ष की। लेकिन इसको प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड हो कि धन विधेयक है? देखिए, 3 बातें। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से? 110। प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। लेकिन धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्णय, ये डिसीजन कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। राजस्थान से आते हैं, कोटा से आते हैं, इसलिए सबको याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लेकर आए। 7 नंबर, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? तो कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में।
ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। साथियों नेक्स्ट 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, रुकिए यहां पर, एक शब्द है सहारा, एक है गोबी, एक है थार। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पूछा है तो भारत में तो इन तीनों में से अगर देखें तो यही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा। दूसरी बात, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता रखता है, यानी जैव विविधता का मतलब जानते होंगे, बायोडायवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता। अब दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, राइट, सबसे बड़ा मरुस्थल। तो फिर ये भी चल रहा होगा मन में कि सर गोबी का मरुस्थल क्या है? तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, राइट। तो अब चारों प्रश्न मैंने बता दिए। अब आपके मन में ये भी चल रहा है सर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क कौन सा होगा? अटाकामा। अटाकामा कहां पर है? पेरू प्लस चिली, और इसका मतलब पेरू और चिली देश में, कहां पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सहारा का मरुस्थल कहां पर है? सहारा का मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अफ्रीका। गोबी का मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया में, मंगोलिया एशिया में। मंगोलिया वो देश है जो क्या कहलाता है? एशिया की धमनी कहलाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल। 10 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में, और 1915 में भी कब? 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद में शामिल है। देखिए दो बातें समझिए, संसद शब्द जहां आ जाए उसमें तीनों एलिमेंट जुड़े, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। तो यहां पर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। अब संसद के सदन कितने होते हैं? तो संसद के सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोकसभा, और दूसरा क्या हो जाएगा? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट। इट मीन्स ये लो हाउस कहलाता है, ये हाई हाउस कहलाता है, और तीनों मिलकर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि कितने प्रतिशत भाग पर, भूमि की कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 51 करोड़ है, 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर। साथियों इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 70.8% भाग पर क्या पाया जाता है? जल, और 29.2% भाग पर क्या पाया जाता है? थल। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। भाई भूमि के देखिए आप, भूमि का कितने प्रतिशत, तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं 71%। 70.8 का मतलब क्या हो जाएगा? 71। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी के 3 भाग पर क्या है? पानी है, और 1 भाग पर थल है, लगभग कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर मोटा मोटा ले तो 2/3 ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं ले तो सिंपली आप याद रखिए टोटल एरियाज के 70.8% पार्ट पर क्या है? जल है, और 29.2% भाग पर क्या है? थल है। 71-29 का रेशो आप रख सकते हैं। जल पूछा था 71%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? देखिए एक बात समझिए, बाबर, तो आप ये सूत्र याद रखिए हमेशा, भजसो, तो ये तो सबको याद होगा। मुगल काल में पहला शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां तक रही बात कि सब बाबर ने, तो बाबर ने दोनों सिक्के चलाए थे, शाहरुख और बाबरी दोनों चलाए थे, ठीक है। तो ये बाबरी भी चलाया था और शाहरुख, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, क्योंकि बाबरी जो चलाया वो चलाया था कंधार के अंदर, ठीक है, कंधार के अंदर। ये दोनों चलाए थे, शाहरुख भी और बाबरी भी, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर इनको नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए और बी।
क्वेश्चन नंबर 14, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। देखिए ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। ये हमारी पृथ्वी है साथियों, ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन आर डिवाइडेड टू आवर अर्थ इन टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस होती है, क्या, लैटिट्यूड्स, जिन्हें आप अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या, इन अक्षांश रेखाओं के मध्य जो एवरेज डिफरेंस होता है वो होता है 111.13 किलोमीटर, ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य पाए जाने वाला क्या स्थान क्या कहलाता है, जोन। हिंदी में क्या कहते हैं, उन्हें कटिबंध कहते हैं। अब यहां पर आपका देखिए 111.32, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो विषुवत रेखा या सॉरी ये कैसा देशांतरों के मध्य दूरी है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 112 का सवाल ही पैदा नहीं होता, 115 है नहीं। अब यहां पर चूंकि निकटतम बिंदु यही है, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जैक्ट उत्तर जानना चाहते हैं तो 111.13 किलोमीटर हो जाएगा, राइट। दो अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाला स्थान जोन कहलाता है, और उसकी एवरेज जो डिफरेंस है बिटवीन टू लाइन्स की, तो वो क्या है, 111.13 किलोमीटर है। अब आपके मन में प्रश्न ये भी चल रहा होगा कि सब ये जो खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है, देशांतर होती है। इनके मध्य जो स्थान होता है वो कहलाता है गोरे, GORE। अब इनके मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.13 और दो देशांतरों के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान राज्य में। देखिए दो प्रकार की बात है, नेशनल पार्क जिनका संरक्षण कौन करती है, केंद्र सरकार। कौन करती है, केंद्र सरकार। दूसरा शब्द आता है सेंचुरीज, जिसे आप कहते हैं अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, ध्यान रखिए, आप गलत लिखते हैं भय अधूरा, भय प्लस आरण्य, तो यहां पर अभ्यारण्य, इसे सेंचुरीज कहते हैं। इसका संरक्षण कौन करती है, जिनका संरक्षण राज्य सरकार करे वह कहलाते हैं अभ्यारण्य, और जिनका संरक्षण केंद्र सरकार करे वो कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां पर देखिए मन में प्रश्न चल रहा होगा कि साहब राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है नेशनल पार्क। कितने हैं साहब, 10 है। लेकिन अगर यूटी पूछ ले तो यूटी सर्वाधिक, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, तो अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये आपकी बात थी, सिंपली की बात थी। अब मैं आपसे ले रहा हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। मैं लखन चौधरी SK डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है सीरीज चल रही है, पेपर सीरीज, और अपन ने कर लिए हैं सर 19 पेपर सेट सॉल्व कर लिए हैं। अभी अपन करेंगे सर 20 नंबर वाला। देखिए आप लोग, इसमें जो पहला सवाल है आपका, वो है आपका घरों में वोल्ट विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो देखो घरों के अंतर्गत जो आपकी विद्युत धारा आती है उसका जो नाम होता है वो होता है सर आपकी AC धारा, और AC को अपन बोलते हैं सर अल्टरनेटिव करंट। इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। और यदि आपसे कहा जाए सर इसका हिंदी में नाम क्या होता है, तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए इसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो आता है वो आता है सर 220 वोल्टेज तथा 50 हर्ट्ज। आप लोग ध्यान रखना, 220 वोल्टेज आता है और क्या आता है सर 50 हर्ट्ज आता है। तो कौन सा सही है इसमें, चौथे नंबर वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा रूपांतरण नहीं कर पाता, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता। इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, नहीं कर पाता। देखो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा देती है जो सबसे ज़्यादा देती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी देती है सर आपकी, वसा देती है। विटामिन विटामिन नहीं देती है, और कौन देती है, प्रोटीन देती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, विटामिन। अगला देखिए, सभी एंजाइम बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर सभी एंजाइम जो होते हैं उनमें सर क्या पाई जाती है आपकी, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन, ठीक है जी। अगला सुनिए आप लोग, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है सर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो आपको ध्यान रखना है सर बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। अगला देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो विटामिन ए जो होती है, विटामिन जो ए होती है, इसका जो रासायनिक नाम आता है उसको अपन बोलते हैं रेटिनॉल। इसका जो स्रोत आता है, स्रोत जो आएगा सर इसका वो कौन सा आता है, आपका गाजर आता है। और क्या आता है सर, सभी पीले फल आते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं आपके वो सारे के सारे आते हैं।
अगर आपसे कहा जाए सर कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो रोग जो होता है सर इसको अपन बोलते हैं रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी को आप क्या बोलते हैं सर? रात्रि अंधता। इसको रात्रि अंधता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका रेटिनॉल। देखो कैल्सीफेरॉल जो होता है सर ये विटामिन डी का नाम होता है। ये किसका नाम है? विटामिन डी का। एस्कॉर्बिक किसका होता है? सी का होता है। ठीक है जी। तो ये विटामिन डी का, ये सी का, और ये एक का क्या होता है? आपका रेटिनॉल होता है। अगला देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, एक सेकेंड, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा होता है? देखो आपको ध्यान रखना है, जैसे अपन बात करें कि पहले आया सर घास। घास को किसने खाया सर? खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया सर? लोमड़ी ने। और लोमड़ी को किसने खाया सर? शेर ने। किसने खाया? शेर ने। और शेर को किसने खाया? मृतोपजीवी ने। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? जो अपघटनकारी होते हैं आपके। तो घास जो हो गया सर ये तो क्या हो गया? आपका उत्पादक हो गया। क्या हो गया? उत्पादक हो गया। खरगोश क्या हो गया सर? आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जो सर आपका सेकंड उपभोक्ता है वो कौन सा है? लोमड़ी है। थर्ड कौन सा है? आपका शेर है। और फोर्थ नंबर वाला कौन सा है सर? आपका मृतोपजीवी है। तो देखो मतलब आपको याद रखना है सर कि घास को कौन कौन खाता है। तो देखो आप इसमें कौन कौन सा? गाय है, बकरी है, और कौन सा है? मेढक। सभी आंसर क्या है इसके? सही है। अगला देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा सर कि मानव जो होता है सर वो क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। और क्या बाहर छोड़ता है? CO2 गैस। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या काम करते हैं सर? आपका ये सर CO2 लेते हैं और क्या बाहर छोड़ते हैं सर? आपकी ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कौन सी करते हैं? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। अगला देखिए, शनिवार किसका अयस्क होता है? देखो अयस्क का अर्थ क्या होता है? जो उसके रूप होते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं किसी धातु के बारे में, तो धातु की जो मतलब अशुद्धियां होती हैं उनको अयस्क कहा जाता है। जब जैसे लोहा खोद के निकाला जा रहा है तो उसके साथ साथ जो अशुद्धि आ रही है उसको अयस्क कहेंगे अपन लोग। तो आपको ध्यान रखना है सर कि जो शनिवार होता है ना, शनिवार वो किसका अयस्क होता है सर? पारा का। पारा को अपन क्या बोलते हैं सर? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। इसका प्रतिचिह्न क्या होता है सर? Hg। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यह एकमात्र धातु है, यह एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है सर? आपकी पारा होती है। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखो इस ये बात कर रहा है सर आपसे आरबीसी की। तो देखो आरबीसी जो होता है ना, इसका जो जीवन काल होता है सर वो तो है 120 से 120 दिन। तो आपको ध्यान रखना है सर अधिकतम कितना दिन होता है सर? 120 दिन। और आरबीसी जो होती है क्या काम करती है सर? ऑक्सीजन का क्या करना सर? परिवहन करना। तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है वो कौन करती है सर? आपकी आरबीसी करती है। अगला देखिए आप लोग, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो आपको ध्यान रखना है सर, अपन जब पढ़ते हैं ना तो रॉकेट का जो गति करना होता है, रॉकेट का जो गति करना होता है, यदि आपसे नियम पूछे तो आपको ध्यान रखना है सर कौन सा नियम होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको अपन बोलते हैं सर गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। तो ये गति का तृतीय नियम होता है। और यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए जो आपका रॉकेट है किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग सिद्धांत पर क्या करता है सर? कार्य करता है। अगला देखिए आप लोग, शरीर में लोहे तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखो इसमें लिखा हुआ सर कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग जो होता है सर ये तो किससे होता है? जीवाणु से होता है। यदि आपसे बोले टेटनेस, तो टेटनेस भी किससे होती है सर? जीवाणु से होती है। मिर्गी भी किससे पड़ती है सर? आपके जब शरीर में किसकी कमी होती है सर? कैल्शियम कमी होती है। एनीमिया जो होता है ये किसके द्वारा होता है सर? Fe या आयरन की कमी से होता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, आयरन कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आपका एनीमिया होता है। अगला देखिए, शरीर में सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी किसकी होती है? देखो यदि आपसे बात करें सर हड्डी के बारे में, तो सबसे जो मजबूत हड्डी आती है उसका नाम क्या होता है? आपका मैंडिबल होता है। और मैंडिबल कहाँ पे मिलती है? आपके जबड़े में पाई जाती है। और जबड़े में जो मांसपेशी होती है वो भी क्या होती है सर? सबसे मजबूत होती है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि सर सबसे अधिक जो मजबूत हड्डी है वो मैंडिबल है, वो जबड़े में है। और मांसपेशी भी किस में सर? आपके जबड़े में। यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर भाग आता है, सबसे जो कठोर भाग है आपका वो कौन सा होता है भैया? आपका एनेमल होता है। कौन सा होता है? एनेमल। और एनेमल को अपन क्या बोलते हैं सर? दंत बलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत बलक। ठीक है जी। तो ये किसकी हड्डी होती है भैया? जबड़ी की हड्डी होती है। अगला देखिए आप लोग, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं होता। देखो इसमें क्या पूछ रहा है सर? जिसमें हाइड्रोकार्बन या कार्बन की श्रृंखला नहीं बनती है वो उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं होता। मोम होता है, पैराफिन का तेल होता है, केरोसिन होती है। क्या नहीं होता सर? आपका वनस्पति तेल नहीं होता। देखो ऐसे तेल जो सर बीजों से निकाले जाते हैं, जो तेल बीजों से निकाले जाएंगे, बीजों से निकलने वाले जो तेल आते हैं आपके, उन तेलों को अपन क्या बोलते हैं सर? अपन लोग वनस्पति तेल कहा जाता है। अगला देखिए, मछली पालन का से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है? देखो यदि आपसे कहा जाए सर कि जो मछली होता है
मछली जो होता है सर, इसका जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं? तो मछली पालन जो होता है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं, एक सेकंड रुको, पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। इसको पिसीकल्चर कहा जाता है। और जो मछली होती है उसका मेनली प्रयोग जो करते हैं सर, वो मांस के उत्पादन में करते हैं। और मांस क्या होता है सर? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। यदि यहीं पर चर्चा करें आपसे केंचुए की, तो केंचुआ जो होता है सर, केंचुए जो होते हैं उनका जो अध्ययन, उसका जो पालन होता है उसको अपन बोलते हैं बर्मी कल्चर। इसको बर्मी कल्चर बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का जो मित्र होता है वो कौन सा होता है सर? आपका केंचुआ होता है। तो जो मछली पालन से प्रमुख रूप से जो अपन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है भैया? भोजन प्राप्त होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती? देखो, यदि आपसे बोले सर कि मानव के हाथ में कौन सी हड्डी होती है, तो हाथ में जो हड्डी होती है सर, इसका नाम होता है रेडियस। दूसरा सर, दूसरी जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना। यदि आपसे बोले सर कि बताइए पैर में कौन सी होती है, पैर में जो होती है आपकी सर, एक तो होती है फीमर, दूसरी जो होती है सर उसको अपन बोलते हैं फीबुला, एक फीबुला होती है आपकी, और तीसरी जो होती है सर उसको अपन क्या बोलते हैं? टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। देखो, टीबिया जो होती है सर ये किस में मिलती है? आपकी एडी में पाई जाती है। जो फीबुला होती है किस में पाई जाती है सर? घुटने में पाई जाती है। और सर फीमर जो होता है किस में पाई जाती है सर? जांग में पाई जाती है। आपको याद रखना है सर कि जो आपका फीमर होता है ना, फीमर, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में उर्विका। इसको उर्विका कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूछे से आपसे लंबी हड्डी पूछे तो आपको कौन सी करके आनी सर? आपकी फीमर या उर्विका करके आनी। अब छांट लो आप लोग, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती है? तो देखो, रेडियस हाथ में होती है, फीमर पैर में होती है, टीबिया पैर में होती है, फीबुला भी पैर में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भैया? आपका रेडियस आएगा। यदि आपसे कहा जाए सर कि मानव का जो शरीर होता है, शरीर में जो हड्डी होती है वो हड्डी कितनी होती है, तो मानव शरीर में जो हड्डी होती है सर आपकी वो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। यदि आपसे कहा जाए सर कि सर बताइए सर शरीर में मांसपेशी कितनी होती हैं, तो मांसपेशी जो होती है सर वो कितनी होती है? आपकी 639 होती हैं। और यदि आपसे कहा जाए सर कि मजबूत कौन सी होती है, तो देखो मजबूत जो हड्डी आती है आपकी, मजबूत जो हड्डी आपकी, उसका जो नाम आता है उसको अपन बोलते हैं सर मैंडिबल। कौन सी बोलते हैं? मैंडिबल हड्डी बोलते हैं। कहाँ मिलती है सर? ये जबड़े में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपका निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती, ये देखो यहाँ पे ना ये पूछ रहा नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती सर? आपकी रेडियस नहीं होती। कौन सी नहीं होती है? रेडियस। कौन सी होती है सर? फीमर होती है, टीबिया होती है, और कौन सी होती है सर? आपकी फीबुला पाई जाती है। देखो, एक अंग होता है जिब्या। जिब्या जो होती है वो हड्डियों को 206 को 412 में बदलवा सकती है, समझ रहे हो? तो हड्डियां दोगुनी भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती है। तो अगर ये करेक्ट पूछे सर कि कितनी होती है शरीर के अंतर्गत हड्डियां, तो 206 होती हैं। मांसपेशी कितनी होती है? 639 होती हैं। और यदि आपसे बोले सर मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, तो 31 जोड़ी होती हैं। कुल मान कितना होता है उनका? 62 होता है। कितना होता है? 62। और यदि आपसे ये कहा जाए कि सर बताइए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखो हड्डियां जो होती हैं सर, हड्डियों का जो अध्ययन होता है, हड्डियों के अध्ययन को अपन बोलते हैं सर ऑस्टियोलॉजी। इनको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है सर हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि जो आपके दांत होते हैं, दांतों का अध्ययन पूछता है आपसे कई बार। देखो यहां से मिटा देता हूं इसको। यदि आपसे कहा जाए सर बताइए जो आपके दांत होते हैं, दांतों का जो अध्ययन होता है, इसका अर्थ है यहां पर फीमर। देखो दांत जो होते हैं सर, दांतों का जो अध्ययन होता है सर वो क्या कहलाता है? आपका ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन तो क्या है? आपका ओडेंटोलॉजी है। और सर यदि आपसे कहा जाए सर हड्डी का क्या होता है, तो हड्डी का जो होता है कौन सा होता है सर? आपका ऑस्टियोलॉजी होता है। यदि आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी और लंबी कौन सी? सर फीमर और रुब्रिका। शरीर में हड्डी कितनी? 206। मांसपेशी कितनी? 639। और यदि आपसे कहा जाए पैर में कौन कौन सी है, तो फीमर होती है, फीबुला होती है, कौन सी होती है? टीबिया। देखो ये तीनों ये वाली। और ये घुटने में होती है फीबुला, ये एडी में होती है, ये किस में होती है? जांग में होती है। यदि आपसे कहा जाए सर कि मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल होती है, किस में मिलती है? जबड़े में मिलती है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों क्या कहलाता है? आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और इससे पहले मैंने आपको बनाया हुआ है कि हाथ में 2 हड्डी होती है, एक तो रेडियस होती है और दूसरी कौन सी भैया? आपकी अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना। तो देखो इसमें जो नहीं है, ये पूछना लास्ट में नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती भैया? आपकी रेडियस नहीं होती है। यहाँ पर आपके पेपर सेट होते हैं 20 कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। लाड़ दो। 50 पेपर सेट में आपका पेपर सेट है ये 20वां। ऐसे ही आपके 50 पेपर सेट आएंगे डेली, आपके बीच में 1 या 2 पेपर सेट हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 है, एक 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। कुछ 44 सेंटीमीटर लंबा तार है। कितना? 44 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब इसको मोड़कर आपने वृत्त बना लिया, तो इसका जो ये परिधि है, ये परिधि ये आपकी कितनी हो जाएगी? 44
सेंटीमीटर। जो आपका तार की लंबाई है उतनी ही परिधि आएगी, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर आपकी कितनी है 44। देखो आर निकालना है आपको, 44 बटा 2 पाई होएगा 2 गुणा 22, 22 बटा 7, 7 कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर, 22 से कट गया ये 2 बार, 2 से 2 खत्म, आर बराबर आपका आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का मान 22 बटे 7 है, आर आपका निकल का है कितना 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 डिवाइड हो गए, 22 गुणा 7 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपका लाड़ दो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। 50 मीटर लंबी 500 मीटर लंबी है, सॉरी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। समय टाइम का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है लाड़ दो, दूरी बटे चाल। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल पोल को पार करती है तो दूरी के रूप में होता है जो ट्रेन की दूरी काम में आती है। यहाँ पर ट्रेन की दूरी है आपकी 500 मीटर, चाल दी गई है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूरी मीटर में है तो चाल उसके साथ आपकी किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। और जो किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे लाड़ दो यहाँ पे गुणा। तो यहाँ 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर जो बटे में रहेगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गई ये 10 बार, 6 से कट गया 18 कितने बार 3 बार, तो 10 गुणा 3 आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी लाड़ दो जो 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक व्यक्ति को, व्यक्ति या खंबा को कितने सेकंड में पार कर देगी, 30 सेकंड में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई 20 संख्याओं का औसत, कोई 20 संख्या हैं जिनका एवरेज आपको दिया गया है कितना 30, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या कितनी से गुणा कर रहा है 3 से, तो नया औसत। तो इसमें लाड़ दो जो नया एवरेज है, ऐसे प्रश्न में नया औसत क्या करना है आपको, नया औसत। यदि आपके साथ क्वेश्चन में दे रखा है जोड़वा रहा है, घटवा रहा है, प्रत्येक संख्याओं की बात करें, किन की करें, प्रत्येक संख्याओं की, तो क्या करना है आपको, जो पुराना औसत है ना उसमें आपको क्या करना है, औसत में जोड़ने की बात करें तो प्लस कर देना, 3 जोड़ने की बात करें 3 प्लस कर दो, घटाने की बात करें 3 को घटा दो, गुणा करने की बात करें 3 से गुणा कर दो, और भाग की बात करें तो भाग दे दो। यहाँ आपको प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ रहा है और औसत पहले का कितना था लाड़ लो 30, 3 जोड़ नहीं रहा, सॉरी गुणा करवाया, तो 30 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 या 90। तो जो आपका नया औसत है लाड़ लो कितना है 90। देखो औसत के साथ प्लस माइनस गुणा भाग करना है आपको, जो 3 से गुणा करवा रहा है तो औसत को 3 से गुणा कर दो, पुराने वाले औसत को नया औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे नया औसत आपका कितना आ गया लाड़ लो 90। अगला प्रश्न है अपना, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ 60 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से टोटल वर्क आएगा आपका, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क आ गया, तो ये वर्क है जो आपको 60 व्यक्तियों से करवाना है। कितने से, 60 से। 20 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया ये 5, 60 व्यक्ति हैं, इस काम को कितने दिन में कर देंगे लाड़ दो 5 दिन में। अगला प्रश्न है आपका, किसी धन का मिश्र धन, क्या है, किसी धन का मिश्र धन मूलधन का 15 वर्ष में 5/2 गुना है। तो लाड़ लो यहाँ पे 5/2 गुना है, तो आपको पहले मूलधन मान लेना है, मूलधन मान लिया आपने 100 रुपये, कितना मान लिया 100। यहाँ पे जो मिश्र धन है 100 का 5/2 गुना है, कितना है 2 से कट गया ये 50, 50 पंजू 250, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है। ठीक है, यहाँ पे समय दे रखा है, क्या दे रखा है लाड़ लो, समय आपको 15 वर्ष दी गई है, पहले ही 15 वर्ष दी गई है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर निकालनी है आपको, 100 गुना ब्याज, क्या होता है 100 गुना ब्याज, नीचे आपका मूलधन गुना समय। ठीक, अब ब्याज और चाहिए, तो ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपका ब्याज आएगा। ब्याज कितना आ गया यहाँ पे 150 रुपये। ठीक है, 100 गुना ब्याज 150 ब्याज आया आपका, नीचे आपका मूलधन गुना समय देना, समय आपका कितना है 15 वर्ष। देखो कट गई 150, 15 से कट जाएगी 10, ये आपकी कितनी दर आ गई 10% की आपकी रेट आई है निकल के। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को 630 रुपये में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। कोई सामान व्यापारी 630 में बेच रहा है तो 30% की क्या हो रही है हानि। देखो 100% था,
100 से 30% की हानि हो गई, घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 630 रुपया। ठीक, यहाँ से घट गया आपका 70% आ गया, 630 है, 1% की वैल्यू 630 बटे आपका आ गया 70। कितना आ गया 70। तो आपको वस्तु का लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका होता है 100% हमेशा। कितना होता है 100% की वैल्यू निकालनी। 630 बटे 70 मल्टीप्लाई 100, 7 नाम 63, 9 गुना 100 करना है। कितना करना है? तो ये आपका आ गया 900 रुपये। कितना आ गया लाड लो 900 रुपये। ठीक, वस्तु का लागत मूल्य जो क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, तो अपना कितना आ गया 900 रुपये। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना % है? तुलना हो रही है। जब तुलना हो तो आपको देखना है का किसके साथ लगा। ये जो का वाली संख्या हमेशा आपको बटे में रखनी है। 2 क्विंटल है, 2.5 kg, ठीक, 2.5 किलोग्राम है, % में निकालना है तो 100 से गुना। देखो नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 चली जाएगी, और ऊपर आपका क्विंटल है, नीचे किलोग्राम है, तो इनकी इकाई बराबर कर लो। इकाई बराबर करेंगे, 2 क्विंटल में 200 kg हो गए, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी। ठीक, लड़ दो। ये आपका कटेगा कितनी बार? 25 से 4 बार। तो 2000 को 4 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा आपका लाड़ लो कितना? 8000% है। कितना आएगा लाड़ लो? जो 2 क्विंटल है 2.5 किलोग्राम का 8000% है। अगला प्रश्न है 4:12 समानुपात, ये समानुपात का है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, समानुपात 19 और है अपना x। देखो 4:12 समानुपात 19:x, ये आपके आंतरिक पद हैं, ये आपके बाह्य पद। यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 12 गुना 19 है। x का मान चाहिए 12 गुना 19 बटे 4, भाग में आ जाएगा। 4 तिये 12, गुन्नी दुनी 38, गुन्नी तिये 57। तो लाड़ दो, ये आपका आ गया कितना आ गया? x का मान 57। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कितना आएगा? 57। ये आपका मान आ गया कितना? 57। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। जब बड़ी सी बड़ी शब्द आए तो आपका क्या निकालना है यहाँ पे? HCF, मतलब कि में से। क्या निकालना लाड़ लो? में से। 147, 168 और 210 को पूर्णतः विभाजित करें। ठीक है, 147 के गुणनखंड कर लो। 147 में 3 से डिवाइड किया, 3 चौका 12, 2 9 तिये 27, फिर 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7 का भाग गया 1। ठीक है, अगला आपका है 168। 168 देखो 2 से डिवाइड करो, 8, 4 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7 और 7 से किया 1। अगला है आपका 210। 210 में 2 से डिवाइड करो, आपका 105 आएगा। 105 में 3 का भाग जाएगा 35, 35 में 5 का जाएगा 7 और 7 से डिवाइड किया 1। अब इसमें कॉमन देखना है, तो लाड़ लो। कॉमन है आपका 3 है, सब में 3 मिल रहा है। उसके बाद एक कॉमन और मिल रहा है आपका 7, तो 3 और 7 कॉमन मिला है, यहाँ से 7 तिया 21। तो इन संख्याओं में 21 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगी। तो 21 इनका क्या है यहाँ पे? HCF में से। अगला प्रश्न है दो संख्याएं जिनका अनुपात 6:7 है और उनका में से दे रखा है 6:7 संख्या है, में से दिया गया आपको 5। तो संख्या निकालनी है। देखो सबसे पहले संख्या निकाल दो, में से इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 डायरेक्ट आप में से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ गया। ये 7 पंजू 35। तो इन संख्याओं को गुणनफल पहुंचा है, तो 30 गुना 35 करेंगे लाड़ दो, आपका आ जाएगा 1050। जो आपका अनुपात दे और में से दे, तो में से डायरेक्ट अनुपातों को मल्टीप्लाई कर देना, संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या का गुणनफल पूछा है तो उनको गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2x + 2 है, 2x + 2 है, 2x + 2 बराबर 12 है। देखो 2x है, प्लस का 2 है, बराबर की तरफ पक्षांतरण करेंगे माइनस को हो जाएगा। 2x बराबर 10 है, x का मान 10 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा कितना लाड़ लो? कितना आ गया? 5। x का मान लाड़ लो कितना निकल के आया यहाँ से? 5। ठीक है, अगला प्रश्न ये बोर्ड में इसके हिसाब से होगा। अगला प्रश्न है 23 का वर्ग। तो लाड़ दो 23 का वर्ग आ गया आपका 529। मैं आपसे कह रहा हूँ 30 तक के वर्ग याद करने हैं आपको, कितने? 30 तक के बराबर, और 20 तक के आपको क्या याद करने हैं? घन। ये आप बिल्कुल याद कर लेना, जो कि आपका एक प्रश्न इसमें से कोई से न कोई सी पारी में आपका आएगा ही आएगा। यदि ए बी का अनुपात दिया गया है 3:4, बी सी का 8:9 है, तो ए सी ज्ञात करना है। ABC 3:4 है और ये आपका 8:9 है। यहाँ जगह खाली है। देखो एक पेपर सेट में और प्रश्न आया था, जगह खाली है
4 है, जगह खाली इधर, इधर भी जगह खाली है, तो 8 के सामने 8 लिख दो, 4 के सामने 6। अब ऊपर से 9 चौका 36 हो जाएगा, गुणा करना है, 8 चौका 32 हो गया, इसको गुणा करना 8 दिया 24। तो आपसे A अनुपात C प्रश्न में पूछ रहा है, 24 अनुपात 36 आ गया। देखो 24 12 से कट गया 2 बार, 36 12 से कट गया कितने बार, 3 बार, तो 2 अनुपात 3 लाड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। A अनुपात C का मान कितना आ गया, 2 अनुपात 3। अगला प्रश्न है sin 90। तो मैंने आपसे पहले भी कहना हूँ, ये आप सारणी है जो बिल्कुल आप क्या कर लो, बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद कर लो, इसके मान आपसे पूछ सकता है। तो sin 90 का मान लाड़ लो, आपका आएगा कितना, 1। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ही बिंदु पर बनाए गए सभी कोणों का मान, ये आपका बिंदु है, इस पे आप कोण बना लो, तो सबका मान कितना आएगा, 360 डिग्री, मतलब सबका योग लाड़ लो 360 डिग्री आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया, 5 से 15, 15 से 45, 45 से 135, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 135 को लाड़ दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 6 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो लाड़ लो, अगला संख्या आपकी आ जाएगी 405। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर, ये उत्तर दिशा में चल गया, लाड़ लो 10 मीटर। ठीक, बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चलता है, तो आप ऊपर जा रहे हो तो बाएं हाथ ये है, आप इधर चल गए, आप कितना 25 मीटर। ठीक, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, ऊपर जा रहे, इधर जा रहे हो तो आप दाएं तरफ ऊपर मुड़ोगे, ये आपका 5 मीटर चल, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 25, फिर यहां से दाएं मुड़ गया और कितना आ गया 25, तो मतलब सामने आ गया। अब बताओ किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर आपका चल रहे हो तो इधर आपकी कौन सी आएगी, पूर्व दिशा, तो लाड़ दो कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है आपका, यदि सांकेतिक भाषा में मून को MOON, M से K बना रहा है, क्या बना रहा है, K, ABCD लिख के कर लेना इस प्रश्न को, -2 कर दिया, कितने कर दिया, -2, सब में -2 कर रहा है, सब में -2 कर रहा है। ठीक है, सब में माइनस का क्या कर रहा है, 2, माइनस का 2 कर रहा है, सब में माइनस का 2 करना। ऐसे ही आपको E से -2 करना है, देखो E से -2 करेंगे तो C आएगा, क्या आएगा, C आएगा। A से -2 करेंगे तो लाड़ लो क्या आएगा, Y। तो R से -2 करेंगे, R से -2 करेंगे तो P आएगा, लाड़ दो। फिर T से -2 करेंगे तो R आएगा, क्या आएगा, R आएगा। फिर H से -2 करेंगे F आएगा, क्या आएगा, F आएगा। तो CYPRF, CYPRF, ये आपका लाड़ दो मान आ गया, सब में 2 माइनस कर रहा है। मोची चमड़ा, देखो जो मोची होता है वो चमड़े का यूज करता है, किसका यूज करता है, चमड़े का, जैसे चमड़े की जूती बना दी, चमड़े का और कोई काम कर दे। तो दर्जी है जो किसका काम करेगा, लाड़ दो, दर्जी किस चीज का यूज करेगा, कपड़े का यूज करेगा, किसका करेगा, कपड़े का यूज करेगा। ऐसे अगला प्रश्न है, 3 से 28 हो रहा है तो अगला 5 से निकालना है, तो ये सीधा है, 3 का वर्ग 27 होता है, 27 में 1 जोड़ देंगे 28 आ गया। ऐसे ही आपको 5 का वर्ग नहीं, यहाँ पे घन है, लाड़ दो, तो 5 का घन प्लस 1 कर देंगे, 125 में 1 जोड़ेंगे, ये आपका आ गया, लाड़ दो 126। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 126। तो लाड़ दो अपने 20 पेपर सेट हैं जो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे ही आपके पास पेपर सेट आएंगे लगातार। ठीक है, पेपर हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा से आपको 15 से 20 दिन पहले आपको 50 पेपर सेट की जो सीरीज चल रही है हमारी वो कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको जो मैथ का सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवाएंगे, जीके का सिलेबस ही कंप्लीट करवाएंगे। इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आने वाले परीक्षा में जो अग्निवीर की परीक्षा आएगी, कोई सी भी ट्रेड से हो, तकरीबन मैं वादे के साथ कह सकता हूँ 90% प्लस आपके पर्सन इसमें से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।